आसिफ, क्या खबर है? एसपी सैफ पुलिस स्टेशन में कैबिन में मौजूद था जब ही कांस्टेबल आसिफ को सलूट मारकर अंदर दाखिल होता देख इस्तफार करने लगा। सर, हमारी खबर के मुताबिक वो लोग अपने लोडिंग करवा कर बंदरगाह के लिए निकल चुके हैं। गर्दन अकड़ाकर तन कर खड़े होते संजीदगी से जवाब दिया। बहुत खूब, तो फिर सौगात की तैयारियां करें। सैफ मुस्कुराकर खड़ा हुआ ताजो मैनी लहजे में बोला, यस सर। वो सलूट करता बाहर निकल गया। कुछ ही देर में सैफ वायरलेस पर बंदरगाह के मकामी पुलिस स्टेशन को अपडेट करता एक भारी नफरी अपने हमरा लिए अपनी वर्दी का फर्ज अदा करने के लिए जान हथेली पर रखकर अपनी मंजिल मकसूद की जानिब चल पड़ा। जीते, मुझे लगता है यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। छोटे ने साइड मिरर को फोकस में लिए ऐसा सी आवाज में बाखबर किया। धीमी रफ्तार से गाड़ी सड़क पर दौड़ाते टाइगर के कान में लगे एयरपोर्ट में छोटे की गूंजती आवाज सुनकर वो चौंक मुतवज्जो हुआ। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने में मजीद कितना वक्त दरकार है? टाइगर ने अपनी खस्ताहाल सी मेहरान की रफ्तार कम कर दी थी, मगर सद आवाज में दरियाफ्त किया, जबकि उसकी तेज निगाहें इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ थी। चीते, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा है। हर चौकी पर पुलिस एक भारी नफरी मौजूद है और हैरानकुन बात यह है कि ये लोग चेकिंग में नरमी बरत रहे हैं। ये नादर की हिदायत पर अमल हो रहा है या हमें गुमराह करने की कोई नई साजिश है? वो ताज्जुब ज़द लहजे बोलता टाइगर को घबराया हुआ महसूस हुआ। अब वो मजीद चौकस अंदाज में इन्हीं के पीछे जा रहा था। टाइगर अच्छे से समझ रहा था ये सब इन्हें तसल्ली करवाने के लिए गुमराह किया जा रहा है ताकि वो बगैर किसी परेशानी के ऐन मौके पर इन्हें धरने में कामयाब हो जाए। यकीनन ये कोई बीच का बंदा था जो खामोशी से इन्हें ताक लगाकर बैठा था। छोटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त जहाँ कहीं भी मौजूद हो अपने कान और आंखें खुली रखो, समझे? ध्यान रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्लान बी। टाइगर मखसूस लहजे में धीमी सरगोशी करने वाले अंदाज में हदायत देता गाड़ी की रफ्तार बढ़ा चुका था। दूसरी जानिब छोटा ड्राइवर को इशारा करता सुनसान इलाके की जानिब मुड़ गया। टाइगर की खस्ता हाल सी मेहरान अपनी मतलूबा सड़क बदल कर अब हाईवे की बल खाती लंबी सी सड़क पर तेज रफ्तारी से भागती फराटे भरती जा रही थी। वो अपना रूट ही चेंज कर चुके थे। अब वो पोर्ट के रास्ते पर जाने की बजाय सुनसान इलाकों की जानिब गामजन थे। वो चाहता तो सिर्फ एक फोन कॉल पर अपना रास्ता साफ करवा सकता था, मगर अभी ऐसा नहीं करना था। उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता आगे का लाए अमल तैयार कर रहा था, जिस पर बस अभी अमल पैरा होना था। सैफ बहुत खामोशी से कंटेनर से जरा फासले पर पुलिस मोबाइल में इनका पीछा कर रहा था। एक मकाम पर जाकर वो सारे एक खंडर से एरिया में जाकर ठहर गए। वो दूर से ही देख सकता था कि ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर के अलावा कोई और जी रूह मौजूद नहीं थी जिन पर शक किया जा सके। वहाँ खड़े खड़े तकरीबन आधा घंटा बीत चुका था, मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वो दूसरी जानिब से पहल का मुंतजिर था। कुछ वक्त मजीद बीत गया। सैफ ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। शिप का सफर पर निकलने का वक्त करीब था। वो काफी देर से खामोशी से पुलिस मोबाइल की मुखालिफ समत में खामोशी से निशाना ताक कर बैठा हुआ था। फिलहाल कोई भी तरकीब लड़ाकर इन्हें वहां से निकलना जरूरी था। सैफ लोडेड गन को सख्ती से हाथ में लेकर अभी जीप से बाहर आया ही था जब अचानक पीछे से एक खामोश नामालूम गोली सीधी पुलिस मोबाइल पर लगी। सैफ के साथ हमराही में मौजूद तीनों पुलिस एहलकार फौरन चौंका हो गए। वो हाथ में गोलियों से भरी मैगजीन गन्स में डालकर पुलिस मोबाइल से बाहर आ गए। देखते ही देखते वहां गोलियों की बौछार शुरू हो गई। दूर दूर तक फैले अंधेरे में समझ ही नहीं आ रहा था कि गोली आ किस तरफ से रही है। इन पर मुसलसल गोलियों की बारिश जारी थी। रात की तारीकी में शहर से दूर इस सुनसान से इलाके में एक अलग ही खून की होली खेली जा रही थी। सैफ कुछ भी सोचने समझने की पोजीशन में नहीं था।
मकसद समेत में आती गैर मुतल्लिक गोलियों के बासत 2 पुलिस एहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वहीं दूसरी जानिब मौके का फायदा उठाकर छोटा खामोश रात की तारीकी का फायदा उठाकर कंटेनर लेकर वहां से रवाना हो चुका था। सैफ वायरलेस पर मकामी पुलिस स्टेशन में इतला दे चुका था। तमाम पुलिस ऑफिसर इनको ना चाहते हुए भी हरकत में आना पड़ा। सैफ और बाकी के साथी पुलिस एहलकार अपना बचाव करने के लिए झाड़ियों में छुप गए। यकदम माहौल में सन्नाटा सा छा गया। सैफ ने माहौल की खामोशी देख चेक करने के लिए बाहर निशाना लिए एक हवाई फायर किया, मगर कोई रद्दमल नहीं आया। हर जानब से मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। मजीद लम्हे वक्त की भागती दौड़ती रफ्तार में कहीं गुम से हो गए। चंद सानियों की तौफीक के बाद ही सैफ को बहुत करीब से पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। दुश्मन की जानिब से खामोशी का दौरानिया तवील होता देख जल्दी से बाहर को आया। इर्द गिर्द की वहशत ज़द खामोशी पर एक ताराना निगाह डालकर अभी वो पलटने को हुआ जहाँ से अब वो कंटेनर गायब था कि अचानक ही एक तेज़ रफ्तार गाड़ी बगैर कुछ सोचे समझे का मौका दिए उसे हिट करती, फराटे भरती वहाँ से गायब होती उसी तरीके का हिस्सा बन गई थी। गाड़ी से एक जोरदार टक्कर के बाद से सैफ शदीद जख्मी हुआ था। वो तो शुक्र था कि उसे कार की सिर्फ साइड ही हिट कर सकी थी, मगर फिर भी चोट शिद्दत की आई थी जो उसके हवास तक मुंतकिल कर गई थी। खामोश माहौल को चीती पुलिस मोबाइल के सायरन ने तोड़ा। टाइगर की गाड़ी तेज रफ्तार से शहर जाने वाले रास्ते की जानिब गांव निकल गई। ऑफिसर की कमांडर पर साथ ही 2 पुलिस मोबाइल उसके पीछे गई। जबकि सैफ की गिरती हालत देख उसे फौरी हस्पताल में पहुंचाया गया, जो होश हवास से बेगाना रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा था। छोटे मेरा इंतजार मत करना, नादर से कहो कि रास्ता साफ करवाए, मैं जब तक इन्हें संभालता हूँ। टाइगर अपने पीछे एक के बाद दीगर पुलिस मोबाइल की गाड़ियां आता देख गाड़ी को फुल रेस देता तेज लहजे में हिदायत कर रहा था, जबकि नजरें मुसलसल साइड व्यू मिरर पर मस्कर थी। दूसरी जानिब वो अपने मकाम से बहुत करीब थे। नादर को इत्तला जा चुकी थी। चंद लम्हों में उन ऊपर तक कॉल्स घूम गई थी। इनके लिए रास्ता साफ हो गया। पोर्ट पर पहुंचते ही फौरन से माल शिप में लोड करवाया गया। जल्दी करो। वो मजदूरों के करीब आता घरघाया तो इनके हाथों की फुर्ती में मजीद तेजी आई। पुलिस उसके पीछे गाड़ी पर मुसलसल फायरिंग कर रही थी। शहर में अफरा तफरी सी छा गई थी। न्यूज़ चैनल पर शहर के बिगड़ते हालात से लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर करते मीडिया रिपोर्टर खासे पुरजोश से थे। खौफ से घरों में दबक कर बैठे लोग मामूलियत की संगीन देखकर मुसलसल दुआ गो थे। अक्सर अब तक घर नहीं पहुंची थी। शगुफ्ता बेगम और जमशेद साहब बहुत परेशान थे। उससे अब तक कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। टाइगर ने रुख मोड़कर गर्दन पीछे घुमाई, जहां से मुसलसल उस पर फायरिंग जारी थी। शहर के बहुत से रास्तों में बाइनर्स लगाकर रोड बंद कर दिए गए थे। हर तरफ से उसे घेरने की सारी तैयारियां मुकम्मल थी। बहुत मुश्किल से अपना बचाव करता एक खंडर पड़ी सड़क पर गाड़ी डालता अभी आगे आया ही था कि उसे सामने से एक मोबाइल अपनी जानिब आती दिखाई दी। दाएं जानिब निगाह डाली, वहां से भी एक मोबाइल करीब आ रही थी। शहर की इन तंग गलियों में गाड़ी ले जाकर उसने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारी थी। ओ शिट! टाइगर इस वक्त बुरा फंसा था। कौन जानता था कि इस खस्ता हाल गाड़ी में बैठा शख्स टाइगर था। वो गाड़ी घुमाकर एक पतली सी गली में मोड़ने लगा था कि मुखालिफ सफर से आती गाड़ी से एक जोरदार तसादम हुआ। अक्सर जो गाड़ी में पहली बुखलाई सी बैठी थी, जोरदार तसादम पर सर नीचे करके खौफ से चीख पड़ी। यकदम शहर के बिगड़ते हालात के बासित करबला अब तक रास्ते की तलाश में ऐसे गलियों में ही लेकर घूम रहा था। पुलिस मोबाइल लम्हा करीब आ रही थी। अगर अब भी वो यहाँ से निकलने में कामयाब ना हुआ तो फिर उसके मुकद्दर में हमेशा की कैद ही आनी थी।
टाइगर इस कदर गंभीर सूरत-हाल में एक इंसानी जोरदार चीख पर चौंक कर मुतवज्जो हुआ, सामने निगाह डाली, मगर कार ड्राइवर को खुद बहुत ज्यादा घबराया हुआ देख वो गाड़ी को फुल रेस देकर अक्सर की कैब को टकरा कर पीछे धकेलता फौरन मोड़ से मुड़ता गाड़ी अंदर ले गया। दूसरी जानब 4 पुलिस मोबाइल्स एक साथ वहां आकर एक झटके से रुकी थी। तीनों गलियों का रास्ता बंद हो गया था। बिजनेस क्लास टोयोटा करोला वहां के कच्चे और तंग गलियों में फंस कर रह गई थी, ना आगे जा सक रही थी ना पीछे। पुलिस वाले इसको इसके हाल पर छोड़कर पीछे से घूमकर वापसी के रास्ते से उसके पीछे गए, जो आइन मौके पर इन्हें चकमा देकर फरार हो गया था। अक्सर वहां मजीद कोई हलचल ना महसूस कर होश में आती इर्द गिर्द में देखने लगी। ड्राइवर के माथे पर गहरी चोट लगी थी, मगर इम्तिनान की बात यह थी कि ड्राइवर होश में था। अक्सर का खौफ से बुरा हाल था, इस पर लहजा तारी हो गया। घबराहट में मोबाइल भी हाथ से छूटकर गिरता गाड़ियों के आपस में तजाज़ुम के बासित जाने कहाँ चला गया था। प्लीज यहाँ से जल्दी चलो, अक्सर खौफ से रात के गहरे होते साए देख घबरा कर बोली। मैडम, शहर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ गाड़ी निकालने की, आप परेशान ना हो। वो खुद बहुत बुखाया हुआ था, मगर शायद वो खुदा का कोई नेक बंदा था। अक्सर ने इर्द गिर्द सुनसान से इलाके में फैली गहरे अंधेरे को देख खौफ से थूक निकला। अल्लाह जाने इसकी किस्मत उससे क्या चाहती थी, रोज कोई नई मुसीबत। छोड़ो मुझे सर, आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बहुत सी चोटें लगी हैं। आप बेड रेस्ट पर हैं। सैफ को हाथ से ड्रिप नोचता देख नर्स बुखलाकर करीब आई। तकरीबन 3 घंटों बाद वो बहुत देर से होश में आया था। चंद लम्हे अस्पताल के रूम को छत को घूरता रहा, जब भी आहिस्ता आहिस्ता सारे लम्हात जहन के पर्दों पर लहराने पर तेजी से उठ बैठा। अस्पताल का सारा अमला उसे बार बार लेट जाने की ताकीद कर रहा था, मगर वो किसी की भी बात को खातिर में लाए एक सख्त घूरी से नवाजता लंगड़ा कर खड़ा होता वार्ड से बाहर निकल गया, जहां पुलिस के 2 जवान एहलकार वेटिंग एरिया में ही मौजूद थे। अपने सर को ऐसी हालत में देख वो दोनों दौड़कर करीब आए, जबकि वो इन्हें नजरअंदाज करता खुद बास परस्त पर उतर आया। क्या वो लोग पकड़े गए? घूमते हुए सर को थामकर सुर्ख आंखें मेज कर सवाल किया तो वो लोग नजरें चुरा गए। सैफ तसफ्फुस से नफी में सर हिलाता बगैर अपने जख्मों की परवाह किए पीछे को कदम उठाता अस्पताल का कॉरिडोर अबूर करता बाहर निकल गया। सैफ के वालिद साहब, जो सैफ के अस्पताल में होने की इत्तला मिलने पर अभी वहां पहुंचे ही थे कि दूर से ही सैफ को पुलिस मोबाइल में बैठता देख घबरा कर इसकी जानिब बढ़े, जबकि वो अपने पीछे से आती तमाम आवाजें नजरअंदाज करता वहां से निकलता चला गया। जल्दी चलो प्लीज, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? आधे घंटे की जान तोड़ मेहनत के बाद कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी इस कच्चे इलाके से निकालने में कामयाब हुआ। मैं जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा और कर लें। पिछले 4 घंटों से मैं भी तो आपके साथ इन रास्तों में घूम रहा हूँ, तमाम रास्ते बंद हैं, शहर में हाई अलर्ट जारी है, मैं क्या करूँ? अब ड्राइवर झुंझलाकर तेज लहजे में खौफ से बोला। उसे वैसे ही गाड़ी की फिक्र खाई जा रही थी जो बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। अक्सर के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। घबराहट के मारे अच्छे खासे मौसम में भी पसीने आ रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। घर पहुंचने की भी जल्दी थी। यकीनन उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके होंगे। परेशान नजरों से इर्द गिर्द में देखती वो रात की इस वहशतज़द खामोशी को एक तरफ रख कर उड़कर अपने घर पहुंचना चाहती थी, मगर बेबसी ऐसी थी कि वो बार बार आंखों में आंसू झलमला रहे थे। गाड़ी न जाने कौन से नामालूम रास्तों पर चल रही थी। हर तरफ हवा का आलम था। करीबी कुत्तों और लोमड़ियों की खौफनाक आवाजें कानों में सुनाई दे रही थी। अक्सर मुसलसल दुआओं का वार करती घर पहुंचने की जल्दी में थी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी को एक झटके से रुकता देख खौफ से घबरा कर पूछा।
टायर पंचर हो गया है। ड्राइवर गाड़ी का डोलना काफी देर से महसूस कर रहा था, मगर अब लगता था टायर में मजीद दमखम बाकी नहीं रहा। क्या, कैसे? वो हवास पाख्ता सी अब बहुत फजूल सवाल कर गई थी। मेरा मतलब अब क्या होगा? ड्राइवर के बाकायदा पीछे मुड़कर देखने पर वो बुखलाकर परेशानी से बोली। उसने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से बाहर आ गया। अक्सर भी परेशानी से उसके पीछे ही बाहर निकल आई थी। ड्राइवर आगे के दाएं तरफ वाले व्हील पर झुका चेक कर रहा था, जो अच्छा खासा हिट अब बिल्कुल ठस हो चुका था। टायर में जगह जगह सुराख हो गए थे। अब तो कुछ नहीं हो सकता मैम, गाड़ी की कंडीशन बहुत बुरी है। मेरा अपनी कंपनी से राब्ता भी नहीं हो पा रहा और यहाँ किसी मदद का मिलना भी नामुमकिन में से है। वो अक्सर का डरा सहमा सा चेहरा देख तासुब से बोला। वो तो शुक्र था कि ड्राइवर कोई नेक था, वरना अब तक जाने क्या से क्या हो जाता। अक्सर खौफ से अब कांपने लगी थी, जबकि वो ड्राइवर पैदल सड़क के उस पर जाता कोई राह तलाश कर रहा था। अक्सर खौफ से कपकपाती गाड़ी से टेक लगाए खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेती ड्राइवर की वापसी का इंतजार कर रही थी। हद निगाह तक अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। शायद यहाँ कोई नई बस्ती बस रही थी। इर्द गिर्द में चंद एक घर ज़ेरे तमीर नजर आ रहे थे, मगर आधी रात को यहाँ आदम तक और ना ही आदम की जात। आसमान पर छाए गहरे बादलों में आज चांद कहीं गायब सा हो गया था। वो आसमान पर नजरें जमाए मायूसी सी शख्सता हालत से आसमान तक रही थी। आज सितारे भी आसमान पर छाए गहरे बादलों में छुप से गए थे। हर तरफ तारीकी का राज था। बुखलाहट में चंद पल नजरें अटकाए खुद को पुरसुकून करने के लिए आसमान की जानिब ही चेहरा किए आंखें मूंद गई। अभी सुकून के चंद पल ही सिरके के अक्सर ने करीब से आवाज महसूस कर रुख मोड़ा। आंखें चुनकर गौर से देखने की कोशिश की, मगर जब तक सामने से आती तेज रफ्तार गाड़ी की तेज रोशन हेडलाइट्स ने उसे आंखें मीचने पर मजबूर कर दिया। इसके करीब से गुजरती गाड़ी आगे जाकर पलटी, जमीन पर घसीटती हुई कई फुट दूर जा गिरी। ये सब इतना अचानक हुआ कि अक्सर की खौफ से चीखें बुलंद हो गई। सांस हलक में अटकता महसूस हुआ। इस गाड़ी से कोई शख्स पहले ही पलटी खाकर बाहर निकल चुका था, जबकि सर पर दोनों हाथ रखती अक्सर खौफ से जोर जोर से चीखती ऊंची आवाज में रो रही थी। खामोश माहौल को करीब आती पुलिस मोबाइल की सायरन की तेज आवाज ने तोड़ा। टाइगर हैरानी से संजाम सुनसान इलाके में गाड़ी से टेक लगाकर ऊंचा ऊंचा रोती लड़की को देखा। फिर दूसरी तरफ आग से भड़कते शोलों को जो पूरी गाड़ी को आग की लपेट में ले चुके थे। फिर करीब से करीब तक आती पुलिस वैन को अचानक ही दिमाग में एक ख्याल सा कूदते ही वो तेजी से अक्सर पर झपटा। ऊंचा ऊंचा रोती अक्सर झपटते कर चीख उठी, जिसकी आवाज वो अपना भारी मजबूत हाथ उसके मुंह पर रखता हलक में ही दबा गया। इस लड़की खामोश, आवाज नहीं। कान के पास से बत्ती जानी पहचानी सी सर्द आवाज पर अक्सर ने पट से आंखें खोलकर ऊपर की जानिब देखा, जहां ब्लैक हुडी में चेहरे पर मास्क लगाए शख्स शायद नहीं, यकीनन वो टाइगर ही था। अक्सर का सांस सीने में ही अटक गया। खौफ से जिस्म में करंट सा सराहत कर गया, जबकि उसका ध्यान अक्सर की जानिब नहीं था। वो अपने साथ उसे भी खड़ा करता खड़खड़ाहट पड़ती इमारत की जानिब कदम उठाने लगा। साथ ही चारों पुलिस मोबाइल उसके करीब आकर सड़क पर खड़ी अक्सर आंखों में खौफ लिए अपनी कंप्यूटर पर रखी गन महसूस कर खौफ से कुछ बोल ही ना सक रही थी। इंस्पेक्टर, कोई होशियारी नहीं, वरना लड़की अपनी जान से जाएगी। वो सर्द सापट सी आवाज में बोलता छोटे छोटे कदम पीछे की जानिब उठा रहा था। तमाम ऑफिसर इस गुंडे के शिकंजे में फंसी लड़की को देख गर्ज नीचे किए चंद लम्हों के लिए ठहर गए, जबकि वो इन वर्दी वालों को सरेंडर करता देख शैतानियत से मुस्कुराता अक्सर को खींचकर अपने साथ ऊपर की जानिब बढ़ता इस खंडर इमारत के गहरे अंधेरे में गायब हो गया। शिट, सैफ को बंदरगाह तक पहुंचने में बहुत देर हो चुकी थी। चंद मिनट पहले ही तजारती जहाज बहरी
आडू छोड़कर अपने नए सफर पर रवाना हो चुका था। आई एम सॉरी सर, वो तमाम ऑफिसर सर झुकाकर नादन से बोले। इतनी सारी पुलिस फोर्स एक जहाज नहीं रोक सकी क्या? झक मार रहे थे आप तमाम लोग? सैफ इनकी मायूस शक्लें देख वहां मौजूद ऑफिसर पर जबड़ी भेजकर धाड़ा। सर, हमें ऊपर से आर्डर था कि शिप को बगैर किसी रोक टोक के आगे जाने दिया जाए। वो सर झुकाकर बोला तो सैफ तैश में मुट्ठियां भेजकर चेहरे पर हाथ फेरकर खुद पर काबू करता सर झटक कर रह गया। बंदरगाह के गहरे समुद्र पर निगाह डाली, जहां दूर बीच समुद्र में शिप अपनी रफ्तार से मंजिल की जानिब गामजन था। गुस्से की शिद्दत इतनी थी कि बस नहीं चल रहा था कि अभी वहां जाकर शिप को रोक ले, मगर ये सब उसके हाथ में नहीं था। तासुर से वहां मौजूद ऑफिसर पर एक तैश भरी निगाह डालता जब्त से वहां से निकलता चला गया। इतनी रात हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची। घड़ी में रात के 2 बजते देख वो मुसलसल रो रही थी। जमशेद साहब अक्सर की तलाश में हर तरफ हाथ पैर मार चुके थे, मगर कहीं से कोई सरा हाथ नहीं आया। अब वो खुद मायूसी से चारपाई से पैर नीचे लटकाए सर पकड़े बैठे हुए थे। मेरी अक्सा का कुछ पता नहीं लग रहा, और आप हैं कि यहीं बैठे हुए हैं, पुलिस में FIR क्यों नहीं कटवाते? वो दुपट्टे से आंसू पूछकर बोली। जमशेद साहब ने एक जख्मी नजर उठाकर इन्हें देखा, फिर एक खामोशी से वापस सर झुका लिया। प्लीज 24 घंटों से पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे ये लोग, और अगर रिपोर्ट दर्ज कर भी लेंगे तो मुख्तलिफ फजूल सवालों के एक तिनका तक नहीं हिलेगा। कुछ नहीं करेंगे ये लोग। अब बस दुआ करो कि अक्सा जहाँ कहीं भी हो महफूज हो रहे। जमशेद साहब गुस्से में खुद पर जब्त करके बोले तो इनके रोने में मजीद शिद्दत आ गई। वो रोते हुए मुसलसल एक ही किरदार कर रही थी। कितनी बार कहा था कि मत भेजो इसको इस फरेबी दुनिया में, वो उसके लिए नहीं। यहाँ सिर्फ दोगले लोगों की ही जीत, इस जैसी ईमानदारी की वहाँ कोई वैल्यू नहीं। मगर नहीं, मेरी बात पर किसी ने कान नहीं धरे। जमशेद साहब खामोश थे, बिल्कुल खामोश। कहते भी तो क्या कहते। ये क़यामत ज़द तारीख रात कतरा कतरा पिघलती अक्सा की किस्मत में मुकम्मल स्याही भर गई थी। ये खंडर इमारत इनका खुफिया अड्डा थी, जहां अक्सर वो फोर्स को नजरों से ओझल होने के लिए पनाह लिया करते थे। टाइगर कैंग के बहुत से गैंगस्टर पहले ही वहां मौजूद थे। इस खंडर इमारत में पहले से मौजूद गैंगस्टर एक जबरदस्त पुलिस मुकाबले के बाद ही यहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। इस मुकाबले में कितनी पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए थे, कुछ की हालत तशवीशनाक थी, जबकि इस मुकाबले में टाइगर के 2 बंदे भी जान की बाजी हार गए थे। अब वहाँ मकसद टाइगर था, जो बस सिर्फ उसका वक्त बर्बाद कर रहा था। अब बस इंतजार था तो सुबह का। अपनी आंखों के सामने खून की होली देख अक्सर ने वहशतज़द होकर मज़ामत करनी चाहिए। टाइगर का भारी हाथ एक बार फिर उसके मुंह पर आ गया था। खामोश हो जाओ लड़की, अगर गलती से भी तुम्हारे मुंह से कोई आवाज बाहर निकली तो अपनी अंजाम के लिए तैयार रहना। आंखों में अजीब सा जनून लिए वो सामने खड़ी नाजुक सी लड़की के मुंह पर हाथ रखे, उसके फटी आंखों में अपनी सुर्ख अंगारा होती आंखों को गाढ़े वो उसे मुकम्मल तौर पर अपने शिकंजे की कैद में किए दीवार से टेक लगाए खड़ा था, जहां वो बेबसी से फड़फड़ा भी नहीं सकती थी। देखो टाइगर, हम तुम्हारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार है। मेरा तुमसे वादा है कि मैं खुद तुम्हें और तुम्हारी गैंग को पुलिस के हमरा बाहिफाजत यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। तुम उस लड़की को छोड़ दो, ये एक मासूम शहरी है। इस सारे किस्से में इस लड़की का कोई कसूर नहीं। रात के अंधेरे में पुलिस की वर्दी में मौजूद जदीद असले से लैस पुलिस डिपार्टमेंट के जानसबाज सपाही नडर चौंकने अंदाज में लाउड स्पीकर में एलानिया अंदाज में टाइगर और उसके गैंग के सामने अपने घुटने टेकने का ऐलान कर चुके थे। इन्हें खबर लग चुकी थी कि नादर की मदद करने वाला और कोई नहीं बल्कि टाइगर ही है। मासूम शहरी टाइगर ने इसी अंधेरी इमारत में खौफ से कंपकंपाती इस लड़की को देख तंजिया लफ्ज फनकारे, जिस पर मुकाबले इस कदर सरगोशी पर कांप गई। टाइगर ने जरा रोशनी वाले हिस्से की जानिब अक्सर की पुष्ट दीवार से लगाकर गन पट्टी पर रखी। यही वो लम्हा था जब गहरी रात में आसमान पर फैली
پھیلی چاندنی میں ٹائیگر کی نظر اقصیٰ کے چہرے پر پڑی۔ کچھ لمحے تو وہ خود اس رپورٹر کو سامنے دیکھ چند پل بے یقینی سے اس سے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اقصیٰ خوف سے آنکھیں پھاڑے پورے وجود سے کپکپاتی اس کا چہرہ تک رہی تھی جو پہلے ہی اس کی جان کا دشمن تھا۔ حیرانی اور پھر ایک مکار سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو احاطہ کیا۔ شکار خود چل کر شکنجے میں پھنس گیا، اب فائدہ اٹھانا تو بنتا تھا۔ پہلے وہ اس سے کوئی عام سی لڑکی سمجھ کر وہی بلڈنگ میں چھوڑ کر خاموشی سے وہاں غائب ہونا چاہتا تھا، مگر اپنے مقابلے رپورٹر کو دیکھ اس کا ارادہ بدل گیا۔ اوہ، شکار خود چل کر جال میں پھنس گیا ہے، بہت خوب۔ ٹائیگر وحشت سے مسکرایا تھا۔ سن او رپورٹر، جیسا میں کہتا ہوں اور جہاں بھی لے جاتا ہوں وہاں خاموشی سے میرے ساتھ چل نکل، ورنہ یاد رکھنا اگر تو نے ذرا سی بھی چون چرا کی یا پھر کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو سمجھ لیو تیرا کھیل ختم۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ اس مقابلے کے دوران ہی اس کے سارے بندے اس کھنڈر عمارت سے رفو چکر ہو چکے ہیں جو کچھ عرصے سے ان کی رہائش گاہ تھی۔ پلان بی کے مطابق ان کا ارادہ پولیس والوں کو گمراہ کر کے یہاں لانے کا تھا۔ اب پولیس نے اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اب صرف یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس رپورٹر کے ذریعے انہیں بلیک میل کر کے یہاں سے رفو چکر ہو جائے، ورنہ یہ پولیس والے اپنی زبان کے کتنے پابند تھے وہ اچھے سے جانتا تھا، اور ساتھ ہی اس رپورٹر کو بھی تو نظر چکھانا تھا جو بڑی دلیری سے رات کے اس پہر ٹائیگر کے سامنے آ گئی تھی۔ یقیناً یہ رپورٹر ویڈیو بنانا چاہتی ہوگی جس کا اس سارے قصے میں مخصوص پروموشن تک کا مفاد وابستہ تھا۔ اپنی خود ساخت سوچ کے تحت اب وہ اس رپورٹر کی بہت اچھی پروموشن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اقصیٰ کی مسلسل مزاحمت پر وہ گن پر دباؤ ڈالتا، اس کے آواز حلق میں ہی دبا گیا۔ اب ٹائیگر چوکنا سا اس کے ہمراہ بہت محتاط سے احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا۔ ساری لائٹس اسی بلڈنگ کے فوکس میں لی ہوئی تھی، پورے شہر میں ہائی الرٹ جاری تھا اور شہر سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے کے باوجود فضا میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ یہ ٹائیگر اور اس کے گینگ کی دہشت ہی تھی کہ اس وقت بھی پولیس کی ایک بھاری نفری اس ایک اکیلے کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تھی جو اس وقت بالکل تنہا تھا۔ صبح کا سورج اگائیاں بھرتا خود میں کسی کے لیے ایک نئی امنگ لے کر تو کہیں مخصوص تباہی کے نوید کو مطلوع ہوا۔ سورج کی تیز کرنیں ہر سو اپنی پنکھ پھیلا چکی تھی۔ ایسے میں جمشید صاحب کے ہاؤس میں موت کی سی وحشت تھی۔ صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی شگفتہ بیگم مسلسل بین کر رہی تھی۔ گھر محلے والوں سے بھرا پڑا تھا۔ پڑوس کی خواتین بھیند کی باتیں بنانے میں مصروف تھی۔ علاقے کی عورتیں منہ پر کپڑا رکھے تاہم بھری نظروں سے سر جھکا کر بیٹھے جمشید صاحب اور روتی سکتی شگفتہ بیگم کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آج صبح کا سورج قیامت لے کر طلوع ہوا تھا۔ میڈیا پر مشہور فیملی اینکر اقصیٰ جمشید کی گمشدگی کی خبر جنگل میں آگ کی مانند پھیل گئی تھی۔ مختلف چینلز میں رات کو ہو لیے پولیس مقابلے میں ٹائیگر گینگسٹر کا رپورٹر اقصیٰ کو مہرا بنا کر پولیس والوں کو سرنڈر کرنے پر مجبور کرنے کی خبر ہر میڈیا چینل کی زینت بنی، ساتھ ہی سوشل میڈیا کے ہر سائٹ پر ٹرینڈنگ میں گردش کر رہی تھی۔ ٹائیگر گینگ کے ساتھ پولیس مقابلہ اور اقصیٰ کی گمشدگی کی خبر اس وقت ہر چینل پر سرگرم تھی۔ سب کو اپنی دکان چمکانے کا موقع مل گیا تھا، جبکہ اس ثانیے میں کسی کی بسوں کی عزت چند لمحوں میں خاک میں مل گئی تھی۔ منہ پر پڑتی سورج کی تیز شعاؤں سے اقصیٰ نے سن دماغ کے ساتھ آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ بار بار بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی کوشش میں ارد گرد میں نگاہ ڈالی تو خود کو ایک خالی کمرے میں کرسی پر رسی سے بندھا ہوا پایا۔ ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ گزری رات کے تمام مناظر آنکھوں کے پردے پر لہرانے لگے۔ چاروں جانب وحشت سی دیکھتی اقصیٰ پر ایک بار پھر خوف سا طاری ہو گیا۔ کمرے کی چار دیواری میں قد سے کئی فٹ اونچی صرف ایک کھڑکی نصب تھی جہاں سے سورج کی تیز کرنیں داخل ہوتی سیدھی اس کے منہ پر پڑ رہی تھیں، جبکہ کمرے کے عین وسط میں
वस्त में मौजूद कुर्सी पर मोटी मोटी रस्सियों से बंधी बैठी अक्सर पर इस सूरत हाल में लहजा सा तारी हो गया। खोलो मुझे, कोई है यहाँ पर? मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। गले में पड़ी खराश को नजरअंदाज करती वो पूरी शिद्दत से चीखी। हाथ में खाने की ट्रे पकड़ा टाइगर उसके कमरे के करीब आता तो तसख्खुर से मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग रिपोर्टर। टाइगर की जागीर में मासूम रिपोर्टर की रात कैसी गुजरी? रात गुजारने में कोई खास परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा, पर जोश मुस्कुराते लहजे में शैतानियां टपक रही थी। अक्सर की आंखों में बेयकीनी सी तहरीर सी सिमट आई। साफ सुथरे उजले कपड़ों में मुबलिस वो गुजरी रात के मवाली हवाले हुलिये से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। साफ सुथरा रंग, ब्राउन आंखें जिनमें हम वक्त रहने वाली सुर्खी मौजूद थी। मुस्कुराती आंखों से अजीब सी वहशत टपक रही थी। चेहरे पर हल्की सी फ्रेंच दाढ़ी, सिल्की लंबे बालों को पीछे की जानिब समेट कर रिबन बैंड में कैद कर रखा था। ब्लू जीन्स की पैंट के साथ सफेद हाई नेक पर लेदर की जैकेट पहने वो इस पर एक ही रात में पुरसरार शख्सियत के साथ आश्कार हुआ था। अक्सर की महवियत नोट करता टाइगर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट छा गई, जबकि अक्सर टाइगर का कदम कदम चलकर अपने नजदीक आना भी नोट नहीं कर सकी। वो चंद लम्हे के लिए सब कुछ भूलकर ट्रेस की सी कैफियत में फटी फटी आंखों से मुकाबले खड़ी हस्ती को देख रही थी, जिसके चेहरे पर वही मखसूस गुमराह कर देने वाली मुस्कुराहट अपनी अलग ही छाप दिखा रही थी। गुजरे 2 सालों में शायद अक्सर वो पहली हस्ती थी जो जुराइम की दुनिया के बेताज बादशाह टाइगर का चेहरा देखने में कामयाब हुई थी। यूं कहा जाए जैसे टाइगर ने ये शब्द बशका था। क्या हुआ रिपोर्टर, प्यास लग रही है क्या? खाने की ट्रे जमीन पर रखता वो पिचारने वाले अंदाज में बोला। अक्सर के औस्त खता हो गए थे। जहन कुछ भी सोचने समझने की सहालियत से मफलूज हो गया। लो पानी पियो। रिपोर्टर मजीद चलाने के लिए तुम्हारे गले का तर होना बहुत जरूरी है। रिपोर्टर, उसने पानी से भरा गिलास उसके मुंह से लगाया तो कल रात से प्यासी अक्सर ने बगैर किसी एहतजाज पर घूंट घूंट पानी हलक में उतारा। क्या हुआ रिपोर्टर? रात के बाद से जबान कहीं छोड़ तो नहीं आई हो? मुस्कुराती आंखों से आबरू उठकाकर पूछा। जाने दो मुझे यहाँ से, अक्सर ने स्पॉट लहजे में धीमे से कहा। हाँ रिपोर्टर, आजादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। उसके नरम लहजे में कोई फर्क नहीं आया था। आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जाने दो यहाँ से। अक्सर बेबसी से शिद्दत से चीखी। उफ, एक तो तुम्हारी आवाज सीधी कानों में जाकर चुभती है। वो कान में उंगली डाले नफी में सर हिलाकर बोला। जाने दो मुझे। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं, वरना पर काटने में वक्त नहीं लगाऊंगा। वो यकदम तैश में इसका चेहरा दबोच कर मुंह पर गड़गड़ाया। अक्सर अचानक आफत पर सहम कर रह गई। ये खाना पड़ा है, खा लेना, नहीं खाया तो फिर भूखी मर जाओगी। आइंदा ये खाना खुद चलकर तुम्हारे पास हरगिज नहीं आएगा। वो उसके हाथ खोलता उसे आंखों में डर खौफ लिए खुद को तख्ता पाकर मुस्कुरा कर बोला। अक्सर का दिमाग जैसे सुन हो गया था, सब कुछ समझ से बाहर था। उसके बेयकीन चेहरे पर एक मुस्कुराती निगाह डालता कमरे के दरवाजे को मुकफिल करके वहां से निकलता चला गया, जबकि पीछे बैठी अक्सर शिद्दत से फूट फूट कर रो दी। सैफ को जब अक्सर की गुमशुदगी की खबर लगी तो वो हैरत की ज्यादती से चंद पल तो बिल्कुल कंग रह गया। उसके तो वहम गमान में भी नहीं था कि इस कदम का इतना बड़ा खमियाजा अक्सर को भुगतना पड़ेगा। गुजरे 4 दिनों में उसने अपनी सारी सोल्जर्स लड़ा रही थी, मगर उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। वो इसके घर भी गया, मगर दहलीज पार करने की हिम्मत ही नहीं हुई और मायूसी से वापस लौट गया। अपने घर के टीवी लॉन्ज में सोफे पर नीम दराज सैफ की नजरें साथ
सामने चलती हेडलाइंस पर जरूर थी, मगर दिमाग मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। वो लाशऊरी तौर पर स्क्रीन तक रहा था, जब भी अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जो होने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करता चलें कि 4 रोज कबल बंदरगाह से रवाना होने वाले तजारती जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले मंजिल के बहुत करीब अपने तमाम साजो सामान और बहुत सी जिंदगियों को अपनी लपेट में लिए समुद्र के बीचों बीच डूब गया। जी हाँ नाजरीन, इस साल का सबसे बड़ा तजारती जहाज समुद्र के बीचों बीच डूब गया। ज़राए के मुताबिक 4 रोज कबल रवाना होने वाले तजारती जहाज में अरबों रुपए का गैर कानूनी तरीके से ले जाने वाला माल मौजूद था। इस समुद्री जहाज के डूब जाने के बासत मुल्क के बड़े बड़े ताजरों को बड़ा नुकसान। तेज आवाज में बार बार एक ही खबर को दोहराती न्यूज कास्टर अब वही खबर दोहरा रही थी, जबकि सैफ हैरान सा बैठा स्क्रीन को घूर रहा था। क्या दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती है? और दिल से हाँ की आवाज में पर वो पूरी मुस्कुराहट से मुस्कुराया। अगर ये जहाज अपने मकाम पर पहुंच जाता तो ना जाने कितनी जिंदगियों को तबाही की जानिब ले जाता। बेशक जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उसरा साहब वो जहाज पकड़ने में कामयाब हो भी जाता तो इसमें मौजूद माल किसी न किसी तरीके से समुद्र में जरूर उतरता और ना जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर देता। मगर आज वो जहाज अपने अंदर समाये बहुत से दरिंदों और इंसानियत के दुश्मनों की साजिशी समेत समुद्र की गहराई में गर्क हो गया था। जमशेद साहब के घर के आंगन में ये सुबह किसी की आखिरी सुबह लेकर फैलने लगी थी। बेटी की गुमशुदगी के 2 हफ्ते होने को आए थे, मगर कोई पता नहीं लग सका। ब्लड कैंसर के मरीज जमशेद साहब जिनको अपनी बीमारी का कुछ अरसे कबल ही अदरक हुआ था, बेटी की गुमशुदगी पर उसकी महलक बीमारी ना लड़ने की ताब लाते रात को शगुफ्ता बेगम को इस भरी दुनिया में तनहा इस बेहिस जमाने के रहमो करम पर छोड़कर अपनी आंखें मूंद गए। शगुफ्ता बेगम गम से नडाल पत्थर की हो गई थी, ना रो रही थी ना कुछ बोल रही थी, बस खामोश थी। जबान से कोई लफ्ज भी निकलने से इनकारी था। पहले बेटी की गुमशुदगी और अब जमशेद साहब का अचानक यूं चले जाना इनके जिस्म को भी बेरूह कर गया था। जिस घर में चंद दिनों पहले तक सिर्फ खुशियां ही खुशियां रखसा थी, अब वहाँ सफ़े मातम बिछ गया था। अक्सर जमशेद अपने साथ साथ इस घर की खुशियां भी ले गई थी। अक्सा के वालिद का सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। नरमीन अपनी सीट पर गैर दिमागी से बैठी थी जब एक साथी कुलीग आकर अफसोस से बोली। वो चौंका मुतवज्जो हुई, जो अब उससे अक्सा की बाबत इस्तफार करती अफसोस कर रही थी। ये तो हमारी कौम का अलमिया है, जब तक वो हस्ती सामने मौजूद है हो तो किसी भी कदर मंजिलत से इन नहीं नवाजते, और जब इनसे बिछड़ जाए तो नेकनामी में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। नरमीन बगैर कुछ कहे इसको खामोशी से सुनती बेजार सी थी। नरमीन को अपनी आखिरी मुलाकात, फिर अक्सा की किडनैपिंग, इसके माँ बाप की गिरती हालत, जमशेद साहब की मौत की अचानक खबर, सब नजरों में घूम गया। जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। रिपोर्टर, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है। वो आज अपने उसी टपोरी वाले मखसूस हुलिये में मौजूद था। अक्सा को इस कैद खाने में 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया था। अक्सा ने खाली सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखा, जहां मुस्कुराहट रक्सा थी। कल रात तुम्हारे बेचारा बाप तुम्हारा गम ना बर्दाश्त करते हुए तुम्हारा गम सीने में ही दबाए इस दुनिया से रुखसत हो गया। चिच बड़ा अफसोस हुआ। उसके लहजे में मखसूस अफसोस सा था। अक्सर ने बेयकीनी से उसे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अगला सांस नहीं खींच सकेगी। उसको अपनी कुव्वत समात पर यकीन करना दुनिया का सबसे कठिन काम लगा। क्या हुआ रिपोर्टर, कहीं सदमा तो नहीं लग गया? वो कुर्सी घुमा कर उसके मुकाबले बैठता तस्वीर से मुस्कुराया, जिसे उसके झूठ बोल रहे हो ना तुम।
ट्रैप करना चाह रहे हो ना मुझे। आंखों में झलमलाते आंसू पर जब के बंधन बांधती गमजदा सा बोली। टाइगर जो इसकी बेबसी से लुत्फ उठा रहा था यकदम चौंक कर संजीदा हुआ। आंखों में कई ऐसे मनाज़र लहराए जिसके बाद से चंद लम्हों के लिए तो वो खुद कुछ कह ही नहीं पाया। अक्सर की हालत से खतरा उठा रहा था, मगर उसका आंसू से तर चेहरा देखकर न जाने क्या हुआ, एकदम चेहरा छोड़कर बुखलाकर घबराहट से पीछे हटा। बताओ, मुझे झूठ बोल रहे हो ना तुम? ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं जा सकते। वो भला कैसे जा सकते हैं? मामा बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, जाने दो मुझे यहाँ से। मेरे रत्बे से जुमले अदा करती वो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में मुतलबा नजर आ रही थी। बताओ मुझे, बोलो बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो, बोलो। शिद्दत से रस्सी से मंदे हाथ झटकती, जज्बात में तेज लहजे में धाड़ी, मगर मुकाबला कुछ सुन ही कब रहा था। इस पर तो अजीब मिर्ग सी कैफियत तारी हो गई थी। कशीदा पेशानी पर अच्छे खासे ठंडे माहौल में भी पसीना सा चमकने लगा, जबकि अक्सा जब्त के सारे बंधन तोड़ती बेबसी से हिचकियों से रो पड़ी थी। वो मुंह पर हाथ फेरता अक्सा को बुरी तरह सिसकता देख घबराकर तेजी से कमरे से बाहर भाग गया। प्लीज प्लीज बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बस एक बार कह दो कि जो तुम बोल रहे हो वो बस तुमने झूठ कहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। प्लीज बस एक बार। मैं यहाँ से जाने की भी जिद नहीं करूँगी। हाँ पक्का, जैसा जैसा तुम कहोगे बिल्कुल वैसा ही करूँगी। बस एक बार मुझे बता दो कि तुम झूठ बोल रहे थे, बस एक बार। अक्सा का रोना चिल्लाना, अजियत, गम की इंतहा, बेयकीनी, हैरानगी से गूंजती तेज आवाज़ें कमरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। कुर्सी पर रस्सियों से बंधी बैठी वो फूट फूट कर किस्मत की इस सितम ज़रफ़ी पर मातम किना थी। ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त सा हो रहा था, जबकि दूसरी जानिब वो खुद अपनी कैफियत से अनजान दिल में उठते नाकाबिले बर्दाश्त दर्द को ज़ायल करने के लिए ड्रग्स की शिद्दत से महसूस कर ड्रग्स की तलाश में पागलों सी तरह इधर से उधर हाथ मारता पूरा कमरा बिखेर चुका था, मगर सुकून था कि किसी हाल मैसर नहीं आ रहा था। कहाँ है टाइगर? ऐसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? अपने बंगले पर मौजूद नादर पिछले 1 माह से मुसलसल टाइगर की गुमशुदगी में गैर हाजिरी देख आज ही वतन वापसी कर फोन कान से लगाए शिद्दत से दहाड़ा। ब्लैक कपड़ों और जूतों में असले से लैस खड़े गार्ड नादर को गुस्से की शिद्दत से पागल होता देख रहे। चंद घंटों पहले ही वतन वापस लौटा था, मगर टाइगर की मुसलसल गुमशुदगी की खबरें सुनकर अश्तियाल से पागल होता भीड़े हुए शेर की मांद घराता बंगले के बड़े से हाल में मुसलसल चक्कर फेर रहा था। कुछ भी करो, कुछ भी, जमीन खोदो या पहाड़ चीर डालो, मुझे टाइगर चाहिए, हर हाल में अपने सामने चाहिए, समझे? वो ख्वाहिश के आलम में मोबाइल के उस पार बैठे शख्स पर घराता खट से मोबाइल ऑफ करता मोबाइल दूर फेंक गया। नादर को गुस्से से पागल होता देख वहां मौजूद हर शख्स को ही खौफ के मारे सांप सूख गया। पहले ही जहाज डूब जाने के बाद इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया था और अब टाइगर की मुसलसल गुमशुदगी उसका दिमाग घुमाने के लिए काफी थी। वतन वापसी लौट कर सबसे पहला काम उसने पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम ईमानदार ऑफिसर्स की लिस्ट निकालने का इंजाम दिया था, जो बिला वजह उसके रास्ते में दीवार बनाने की कोशिश में ख्वार होते अपनी मौत को दावत दे चुके थे। टाइगर, तुम जहाँ कहीं भी हो खुद ही सामने आ जाओ, वरना अगर मैंने तुम्हें तलाश किया तो याद रखना तुम्हारे आने वाली 7 नस्लें भी नादर चगाती का बदला याद रखेंगी। लब भेजे, दांत पर दांत जमा कर जबड़ों को सख्ती से बंद किए वो खुद साथ बड़बड़ाता हर लफ्ज चबा कर फंकारा। सैफ, मेरे बच्चे, क्यों इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हो? छोड़ दो इन लोगों को इनके हाल पर। ये बेहिस बेज़मीर दरिंदे हैं जिनके सीने में दिल नहीं होता। ये इंसानियत के दुश्मन है और तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा। सैफ की लैपटॉप कीज पर तेजी से चलती उंगलियां चंद लम्हों के लिए थम सी गई। वो अच्छे से समझ रहा था कि पैस पर्दा वो क्या कहना चाह रहे हैं। मौत के खौफ से इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता बाबा,
وہ ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا، مگر اپنے باپ کے لفظوں پر آنکھوں میں ناپسندیدگی سی ابھری، جبکہ پچھلے ایک ماہ سے اس کی آنکھوں میں چھائی بے رونقی ان کی زیرک نگاہوں سے ہرگز بھی مخفی نہیں تھی۔ مگر زندگی اتنی بھی سستی نہیں کہ جان کو ہتھیلی پر لے کر گھوما جائے۔ آج کل وہ کسی ایسے کیس کی تشویش پہ جٹا ہوا تھا جس ہستی کا جرم کے ساتھ ساتھ جرائم کی دنیا میں بھی ایک بڑا نام تھا۔ جس دن میں نے یہ وردی پہلی بار اپنے تن پر ڈالی تھی نا بابا، اسی دن دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ اب سے میری جان اس ملک و قوم کی امانت ہے، اور آپ مجھے امانت میں خیانت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، جو میں ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے مرنے کے بعد اس رب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، مگر میں اپنے فرض سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولتا انہیں خاموش کروا گیا۔ انہیں یکدم ہی اپنے بیٹے پر فخر ہوا، جس کے لیے اپنا گھر اور فیملی سے پہلے یہ ملک اور اس میں بسنے والے باشندے اہم تھے۔ وہ مزید کچھ بھی کہے، چاندنا میں مسکراتی آنکھوں سے سیف کی آنکھوں میں اپنے فرض کے نام پر دو آیا جنون دیکھتے رہے، پھر خود ہی مسکراتے ان کا کندھا تھپتھپا کر کمرے سے باہر نکل گئے، کیونکہ اب وہ نہ خود کمزور پڑنا چاہتے تھے اور نہ ہی اس سے کمزور پڑنا دیکھنا چاہتے تھے۔ گھٹنوں پر کہنیاں اٹکائے، منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا سیف پرسوچ نظر آ رہا تھا۔ گزرے ایک ماہ میں وہ اکثر کو ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، مگر وہ مغرور ضدی لڑکی۔ ہاں بولو چھوٹے، کیا ہوا؟ مسلسل بجتے موبائل کو کان سے لگا کر وہ مصروف انداز میں بولا۔ چیتے، لوڈنگ شپ ڈوب جانے کے بعد سے بہت کو بڑا نقصان ہوا ہے، اوپر سے تو بھی غائب ہو گیا ہے۔ وہ تجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے یار، واپس آ جا۔ چھوٹا سرگوشی کے انداز میں بات کر رہا تھا، اس کی ڈائری پر چلتے ہاتھ ٹھٹک کر رکے۔ نادر واپس آ گیا؟ واپس کب آیا؟ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی آیا ہے، اور آتے ساتھ ہی تیری تلاش شروع کر دی۔ کسی کو اڈے سے باہر نہیں جانے دے رہا۔ میں بھی بہت مشکل سے بات کر رہا ہوں تجھ سے۔ ارد گرد میں نگاہ ڈال کر وہ بہت دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے مخصوص اہنکار بھرنے پر اتفاق کیا، جبکہ نظریں ڈائری پر لکھے لفظوں پر مسکر تھیں۔ اور وہ رپورٹر، یار بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس بیچاری لڑکی کی ہم سے کیا دشمنی؟ مجھے لگا تھا تو صرف اسے ڈرا دھمکا کر کھیل رہا ہے، مگر تیرے ساتھ اس کی گمشدگی کی خبریں ہر چینل پر گردش کر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا، مگر اس کا دماغ کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ چل میں تجھ سے بعد میں بات کرتا ہوں، شاید کوئی آ رہا ہے۔ وہ اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر موبائل بند کر کے جیسے ہی پلٹا، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے بالکل حواس باختہ رہ گیا۔ اکثر کو اس قید خانے میں صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر اس کی خبر گیری کو ٹائیگر دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ رو رو کر اب تو آنکھوں کا پانی بھی خشک ہونے لگا تھا، مگر دل کا درد تھا کہ کسی حال کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رو رو کر خاموش ہوتی، بے تاثر نگاہوں سے زمین گھور رہی تھی، بیچ میں ایک دم سسکی سی بھر لیتی، مگر پھر خاموش ہو جاتی۔ ٹائیگر نے اسے کس مقصد کے لیے اغوا کیا تھا، یہ دماغ یہ سوچ سوچ کر ماوس ہوئے جا رہا تھا۔ وہ ابھی سوچوں میں گم خاموش تھی کہ چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اقصیٰ نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے اس کے نزدیک آیا تھا۔ خاموشی سے آ کر اس کے ہاتھ کھولے، اقصیٰ حیرانی سے اس کا عمل دیکھ رہی تھی، جس کی خود کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی شراب کی اسمیل سے اقصیٰ کو کڑاہٹ سی ابکائی سی آئی تھی، اور بے وقت خوف بھی، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، اور آخری گرہ کھول کر اٹھنے ہی لگا تھا کہ اقصیٰ نے اس کی مدہوشی کا فائدہ اٹھا کر اچانک سے اسے گریبان سے پکڑا۔ تو اس نے تیش میں غصیلی نگاہ اٹھائی، جو نڈر انداز میں اسے پیچھے دھکیل کر باہر بھاگنا چاہتی تھی۔ ٹائیگر نے اقصیٰ کی مزاحمت دیکھ اس کا گریبان پر آیا ہاتھ پکڑ کر موڑ کر کمر سے لگایا۔ وہ اچانک خوات باختہ ہوئی۔ اوہ! رات کی وحشت زد خاموشی میں اقصیٰ کی
बलबलाती आवाज दूर तक गूंजी। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है रिपोर्टर, चुपचाप से यहाँ पड़ी रहो वरना इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। वो अचानक उसका जबड़ा अपने हाथों में दबोच कर मुंह पर गड़गड़ाया। अक्सर की खौफजदा नजरें उसकी चट्टान सी सख्ती लिए चेहरे पर मुस्कुर थी। जो कमर पर लगी गन अचानक उसकी कमपट्टी पर रख गया था। हलक में कांटे से चुभते चुभते महसूस हुए। उसकी नशे से भारी होती आवाज ने उसका सारा एतमाद झाग की तरह बिठा दिया था। अब तो तकलीफ से आंसू भी निकलने लगे थे, मगर कमर की जानिब मोड़ा हाथ अब भी उसकी सख्त गिरफ्त में था। खामोशी से यहाँ पड़ी रहो, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, समझी? वो जाने कैसे खुद पर जब्त कर रहा था। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? प्लीज मुझे जाने दो। वो एक बार फिर मिनटों पर उतर आई थी। कहा ना खामोश रहो। वो अपना भारी होते सर को थामता कमरा लॉक करके बाहर निकल गया, जबकि पीछे वो रोती सिसकती अपनी आज़ादी की भीख मांगती रह गई। मगर उसे रहम ना आया। किससे बात कर रहे थे? छोटे ने मुकाबले खड़े नादर के आदमी को देख जल्दी से अपने हवास बाहर किए। वो एक दोस्त है, उसने थूक निकला। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, जानते हो ना कि टाइगर लापता है, तो अपना दिमाग उसे ढूंढने में लगाओ, बातें बिगाड़ने में नहीं। वो घूर कर बोला तो छोटे ने जल्दी से सर हिलाया। चल, नादर सेठ बुला रहा है तुझे। वो लम्हों की तफरीक के बाद बोला तो छोटे ने भी उसकी पैरवी की। उसकी तकलीद में चलते उसने शुक्र का सांस खारिज किया था। बेटा मुझे बताओ तो आखिर मामला क्या है? जब तक तुम मुझे मुकम्मल हकीकत से आगाह नहीं करोगे मैं इंसाफ कैसे दिलाऊंगा? साहब सामने बैठी लगभग 20 साल के करीब बैठी लड़की को देख नरमी से इस्तफार कर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है मेरे माँ बाप सब बेकसूर थे। हमारे घर में आग नहीं लगी थी बल्कि लगाई गई थी। उस लड़की के कत्ल में हमारा कोई अमल दखल नहीं। वो चादर के हाले में छुपे चेहरे पर निकाब रखे मुसलसल रो रही थी। जानता हूँ, मगर हमारे पास वहाब खटक के बेटे के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। वो इस शहर के एक नामवर बिजनेसमैन का बेटा है। हम उस पर बगैर किसी सबूत के हाथ भी नहीं डाल सकते। गजा के जब ये वाकया हुआ जब तो वो कोमे में था। सैफ परेशानी मसल कर कहा, मेरे पास कोई सबूत नहीं और ना ही मैं ये साबित कर सकती हूँ, मगर मैं और मेरा खानदान बेकसूर था। ये कत्ल वहाब खटक के बेटे ने ही किया था। वो मुसलसल रो रही थी। अच्छा, आप रो नहीं, हम इनसे आपके माँ बाप के खून का हिसाब जरूर लेंगे और यही अदालत हमारे हक में फैसला करेगी जिसने इस केस की फाइल बंद कर दी है। ये मेरा वादा है तुमसे। वो उससे ज्यादा तो जैसे खुद को यकीन दिला रहा था, जबकि वो मासूम सी लड़की जो अपने खानदान वालों के बाद तनहा रह गई थी मुसलसल हिचकियों भर रही थी। शगुफ्ता बेगम की तबीयत काफी दिनों से नासाज थी। गमों के पहाड़ ने इन्हें बिस्तर से लगा दिया था। देखते देखते 2 माह गुजर गए थे, मगर अक्सर का कुछ अता पता नहीं था। जमशेद साहब के बाद तो सब ने अपने हाथ उठा लिए थे। वो भी सिर्फ मोहल्ले वालों के रहम करम पर थी। भाभी उठ जाए, कब तक ऐसे ही लेटी रहेंगी? क्या आपको अक्सर बेटी को नहीं ढूंढना? कब तक ऐसे ही लेटी रहेंगी? क्या आपको अक्सर बेटी को नहीं ढूंढना? जाने हमारी बच्ची कहाँ होगी? मोहल्ले की एक उम्र रसीद खातून शगुफ्ता बेगम के सराहने बैठी दुख से इनकी हालत देख रही थी, जबकि शगुफ्ता बेगम खामोश थी, बेतासर निगाहों से छत को ही घूर रही थी। चंद एक रिश्तेदार थे जो जमशेद साहब के वर्ष के लिए आए थे। बाकी किसी ने इनकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी। शगुफ्ता बेगम और जमशेद साहब दोनों ही अपने वालिदैन की इकलौती औलादें थीं। ऐसे में कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था जो इनके बाद दुनिया में उसका सहारा बनता, और अब तो उन्होंने उसकी वापसी की उम्मीद भी छोड़ दी थी। 1 माह में वो जाने कहाँ से कहाँ गई थी। वो अगर वापस भी आ जाती तो दुनिया से कभी चैन से जीने नहीं देती।
वो खातून दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी, जबकि वो मुसलसल छत को घूरती, अक्सर की कभी ना वापसी आने की दुआएं करती आंखें मूंद गई थी। सुबह की किरणें फूटते ही दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठी अक्सर की आंख रोशनी देखकर खुल रही थी। टाइगर ने उसको आज़ाद कमरे में बंद कर रखा था। एक माह होने को आया था तो उसे बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। सब ही अपनी दुनिया में मगन, शायद उसे भूल गए थे जिनकी लिए वो आवाज़ उठाती थी। शायद इनमें से किसी ने भी उसके लिए आवाज़ उठाना गवारा नहीं की थी। उसके पास ऐसा कोई आला मौजूद नहीं था जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ से आज़ाद हो सकती। अब मकसद उसे शगुफ्ता बेगम की फिक्र थी, जो इसकी तरह इस भरी दुनिया में अकेली ही थी। वो सोचों में गुम बैठी थी कि टाइगर 2 दिन बाद उसके कमरे में दाखिल हुआ था। नजर उठाकर सामने देखा जो मुस्कुराती आंखों से उसे ही घूर रहा था। कैसी हो रिपोर्टर? आईब्रोज उठाकर शौकी से पूछा। चीख चिल्ला कर अब उसमें बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं रही थी। उफ, रिपोर्टर! इतना गुस्सा! वो करीब पंजों के बल बैठता वहशत से मुस्कुराया। अक्सर को उससे खौफ सा आ रहा था। वो डर दबाकर सिमट कर दीवार से चिपक गई। उसके तेवर उसे बुरी तरह खटक रहे थे। आले रिपोर्टर तो डर रही है। वो जैसे मजाक उड़ा रहा था। अक्सर होम्स खामोश थी। ये लो मोबाइल, चलो शाबाश, वीडियो बनाओ और मैं तुम्हारा कैमरामैन। खौफ से लहरती अक्सर को वो कोई नफसाती ही लगा था। अक्सर डर से नफी में सर हिलाती मजीद पीछे को हो गई। सामने ही दरवाज़ा मुकम्मल खुला हुआ था। अक्सर को दिमाग एक बार फिर यहाँ से भागने के लिए राह फरार ढूंढने लगा। बाहर जाना है? ओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उसकी निगाहों का मज़कर देख वो ज़बरदस्ती हाथ से खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाने लगा, जो मुसलसल मज़ामत कर रही थी। चलो ना, घबरा क्यों रही हो? अक्सर ने वहशत से घिरे में छाए मौत के से सन्नाटे को देखा था। सुबह का सूरज मुकम्मल तलू होता हर सो अपनी किरणें फैला रहा था। अक्सर का ध्यान टाइगर से हटकर इस घर की जानिब गया था। सामने खुली बड़ी सी खिड़की के बाहर नजर आते मनाजर देख इसका खून तक खुश्क हो गया। बाहर का मनाजर नहायत ही खूबसूरत और दिल फरेब था। पहली बार इस जगह को देखने वाला शख्स शायद मोहब्बत रह जाता, मगर अक्सर को तो इस ऊंचे हैबतनाक पहाड़ों में सिर्फ अपनी मौत ही दिखाई दे रही थी। दूर तक फैला सब्जा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भागते पहाड़ी जानवर। मशरिक से तलू होता सूरज सवे नेरे पर था। हर सू कुदरत के हसीन मनाजर बिखरे हुए थे। ये वादी सी अलग रही थी और ये कोई लकड़ी का छोटा सा हट था जिस पर अक्सर आज गौर कर रही थी। दो वार्डन फ्लोर पर कालीन बिछे होने की बासत पैरों की धमक महसूस ही नहीं हो रही थी। फिर कैसा लगा तुम्हें ये कैद खाना? करीब से उभरती सरगोशी पर अक्सर खौफ से उछल पड़ी। अक्सर ने खौफ और बेयकीनी से उसे देखा। वो उसे जाने किस इलाके में ले आया था। यहाँ से अगर भागती भी तो कहाँ जाती? अक्सर बेबसी से गुस्से और तैश में नाक फुलाती यकदम उस पर झपट पड़ी थी। जाने दो मुझे यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी तुम्हें हैवान। इसकी तेज चीखें पूरे हिट में गूंज रही थी, जबकि टाइगर ने गुस्से से उसे काबू किया था। वो अपने लंबे लंबे नाखून उसकी गर्दन में चबो चुकी थी। सुकून से बैठी रहो यहाँ पर, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं। वो तैश में उसके मुंह पर गड़गड़ाया। मुझे यहाँ से जाना है, जाने दो मुझे यहाँ से। आखिर क्यों अगवा किया है तुमने मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मुसलसल रोते हुए मजामत कर रही थी, जो उसे खींचता हुआ वापस कमरे की जानिब ले जा रहा था। रिपोर्टर, चुपचाप खामोशी से इस कमरे में पड़ी रहो और यहाँ से भागने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो। ज्यादा हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं, वरना याद रखना मैं रहम नहीं खाऊंगा, बल्कि सीधा ठोक डालूंगा, वो भी बगैर किसी लफड़े के। टाइगर उसे कमरे में झटके से पटकता हुआ करीब आकर उसकी थमपट्टी पर पिस्तौल रखे सुर्ख आंखें निकाल कर गड़गड़ाया, जो कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रही थी। बड़े से बड़े सुरमा को डराने के लिए उसकी दहशत ही काफी थी, मगर ये रिपोर्टर उसकी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही थी। मेरा क्या कसूर? प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। आंसू से लबरेज आंखें बहुत उम्मीद से उसकी जानिब देख रही थी। अरे रिपोर्टर को तो घर जाना है, इतनी जल्दी डर गई? वीडियो नहीं बनानी
بنی ٹائگر گینگسٹر کی۔ اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے، کپکپاتے ہونٹوں، لہستے وجود پر ایک نظر ڈال کر بندوق سر کر اس کے ماتھے پر رکھ کر زوردار کہکہ لگاتے پوچھا، نہیں نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی اور پولیس کو بھی تمہارے یا پھر تمہارے گینگ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے یہاں سے جانے دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ نفی میں سر ہلا کر روک کر بولتی، ایک ہاتھ سے خود کے آنسو پوچھی جیسے وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی۔ ہاں، کمرے کی وحشت میں ایک زوردار کہکہ بلند ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے رپورٹر، میں ان پولیس والوں سے ڈرتا ہوں؟ ٹائگرز نام ہے میرا، جتنی تمہاری عمر نہیں اتنا مجھے ان وردی والوں کو چکمہ دینے کا تجربہ ہے۔ ٹائگر اپنے لمبے بالوں کو ہاتھ سے ایک جھٹکے سے پیچھا کر کے اس کے منہ پر گڑگڑایا، جو خوف سے کپکپا اٹھی تھی۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا مگر وہ شاید رحم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری ماں گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، اس کا میرے سوا اور میرا اس کے سوا اس دنیا میں اور کوئی سہارا موجود نہیں، پلیز رحم کھاؤ مجھ پر۔ اکثر نے ایک نئی امید کے تحت ہاتھ جوڑ کر ایک بار پھر التجا کی۔ دیکھ بھائی رپورٹر، یہ ماں کے بارے میں تو تجھے اپن کو بے ضمیر بے حس درندہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ یاد رکھ، تو ٹائگر کے قبضے میں ہے، میری اجازت کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو یہاں سے بھاگنے کا خیال اپنے دل سے بالکل ہی نکال دے۔ ایک آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اس کی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھی، جس کا لہجہ آج کچھ زیادہ ہی سخت تھا، یا پھر وہ خود اپنے آپ سے انجان تھا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں تمہاری کسی نیکی کا واسطہ جو تم سے کبھی کی ہو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ تمہارے گھر میں بھی تو ماں بہن۔ خاموش، خبردار جو میرے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا رویا۔ وہ رو کر گڑگڑاتی ہوئی بے بسی سے کچھ بولنے ہی لگی تھی، وہ یکدم غصے سے دھاڑا۔ اقصیٰ کی خوف سے چیخ بلند ہو گئی، جو غصے میں دور ہوتا کرسی دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ اقصیٰ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تک رہی تھی، رونے کے باعث ہلکے ہلکے کانپتے کھچکولے کھاتے وجود سے پیر سمیٹ کر بیٹھی۔ وہ اب اپنی قسمت پر ماتے کیا تھی، اب تو اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ وہ سنا تو ہوگا نا رپورٹر، نیکی کا دریا میں ڈال۔ وہ ٹھٹک کر ٹھہرتا، قدم قدم چلتا، ٹرس کی سی کیفیت میں بولتا اقصیٰ کے نزدیک آیا، جو کسی دوسرے ہی خیال میں پہنچ گیا تھا۔ مگر ٹائگر نیکی کر کے سیدھا کھڈے میں ڈالتا ہے، تو اپن کو یہ واسطہ نہ ہی دے تو بہتر ہے۔ ٹائگر بے حسی میں اتنا سخت ہے کہ تکلیف میں خود پر بھی رحم نہیں کھاتا۔ تو کیا چیز ہے؟ معصوم قیدی چڑیا۔ اس کے لفظوں پر اقصیٰ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا۔ اقصیٰ کو وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا جس کا لہجہ پل پل میں بدل رہا تھا۔ مجھے یہاں رکھ کر تمہیں کیا ملے گا؟ پلیز جانے دو مجھے یہاں سے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکھ سی بیٹھی رہی، پھر اچانک اس کا گریبان ایک بار پھر اپنی ہاتھوں کی مٹھیوں میں جگڑ کر ڈر اور خوف ایک طرف رکھ کر غصے سے چیخ پڑی۔ اب کی بات اس کی ذات پر عزت پر آ گئی تھی۔ جو لڑکی کئی ہفتوں سے گھر سے غائب ہو، کیا اسے یہ معاشرہ قبول کرتا ہے؟ سکون ملے گا تجھے اس پنجرے میں قید کر کے؟ یقین کرو، تم کسی بے بس چڑیا کی طرح پھڑپڑاتی میرے دل کو بہت بھا رہی ہو۔ اس کا لہجہ عجیب پرسرار سا تھا۔ نہیں معصوم چڑیا، آنسو نہیں، یہ عورت ذات کے آنسو سارا کھیل خراب کر دیتے ہیں۔ اس بار ٹائگر ان آنسوؤں کے چکر میں نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا خود ساتھ ہی بڑبڑایا تھا، تو پھر مجھے مار دو، کیونکہ اب ویسے بھی میری کوئی زندگی نہیں۔ اقصیٰ کی اب بس ہوئی تھی۔ ابھی تو بہت ضرورت ہے تمہاری، جب ضرورت ختم تو سمجھ لیو اس دن تیرا کھیل بھی ختم۔ عجیب پرسرار لہجے میں بولتا وہ اسے واپس کمرے میں بند کر کے چلا گیا، جبکہ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی اس ظالم پہ مقصد خاموش آنسو ہی بہا سکی۔ میں بھی اب خود سے ہوں جواب طلب، وہ مجھے بے سوال چھوڑ گیا۔
जून एलियन। सैफ बेटा आज शाम में फ्री हो? तो वो उसके कमरे में दाखिल होते मुस्कुराकर गोया हुए जो पुलिस की वर्दी में मुबलिस थाने जाने की तैयारी कर रहा था। जी बाबा, आपको कोई काम था? बताएं आप। वो सर पर कैप पहनता अजली नरमी से गोया हुआ। हाँ बेटा, मैंने कुछ लोगों से तुम्हारे लिए लड़की देखने की बात की थी, बस इसी सिलसिले में जाना है, उन्होंने नॉर्मल अंदाज में कहा था, मगर उसके मसरूफ हाथों की हरकत ठटक कर रुक गई थी। लेकिन क्यों? नहायत ही फजूल सवाल था। क्या मतलब क्यों? उन्होंने उसे घूरा। मतलब मैं अभी अपनी जॉब में मसरूफ हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो जरा चिढ़कर बोला। क्यों भाई? उन्होंने ताज्जुब से अपने बेटे का अंदाज देखा। क्यों? क्या? कुछ नहीं, बस अभी नहीं करनी। अभी मैं एक बहुत अहम केस में फंसा हुआ हूँ। उसने खुद पर काबू पाकर साफ इनकार किया। हाँ तो ठीक है, अभी चल कर लड़की देख लेते हैं। उन्होंने रसासत से हल पेश किया। अभी नहीं करनी बाबा, मुझे शादी करनी होगी तो लड़की भी देख लेंगे और शादी भी हो जाएगी, फिलहाल अभी नहीं। वो झुंझलाकर इनकार करता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो पुरसोच अंदाज में उसके कमरे में ही मौजूद थे। हाँ छोटे बोल, वहाँ के अब क्या हालात हैं? टाइगर मोबाइल कान से लगाए अपने कमरे में ऊंधा लेटा था। अच्छा ठीक है, तू फिक्र नहीं कर, मैं 1-2 दिन में खुद नादर से मुलाकात करता हूँ। छोटे को परेशान होता देख वो आंखें मूंद कर बोला। अच्छा चल ठीक है, तू रख यार फोन। वो फोन एक तरफ फेंक कर आंखें मूंद गया। ये लड़की तो इसके लिए मुश्किल ही बनती जा रही थी। अब इसी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ फेंक कर अपना पीछा छुड़ाए, जिसे वो बगैर सोचे समझे उठा लाया था। रात का दूसरा पहर चल रहा था। टाइगर हट के इस कमरे में दाखिल हुआ जहां अक्सर सुकड़ी सिमटी सी एक कोने में सो रही थी। उसका नशा और दवा उस पर काम कर गई थी। चंद घंटों तक उसे होश ही नहीं आना था। अब वो आराम से उससे अपना पीछा छुड़वा सकता था, क्योंकि टाइगर गैंग्स को अब उसकी जरूरत नहीं। उसकी मजीद गुमशुदगी नादर के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती थी। वो दरवाजा आहिस्ता से बंद करता कदम कदम चलता हुआ उसके नजदीक आया। चंद लम्हे उसके सर पर खड़ा रहा, फिर पंजों के बल उसके करीब ही बैठ गया। अक्सर जमशेद ज़हर-लब नाम बड़बड़ाकर आहिस्ता से उसके करीब ही बैठ गया। चंद लम्हे बेतासर निगाहों से उसे घूरता रहा। उसने अक्सर को अगवा करके किस बात का बदला लिया था, इसका इल्म तो उसे खुद भी नहीं था। वो बस इसकी सूरत कहीं की अज़ियतों का बदला कहीं और ले रहा था। एक खामोश आंसू आंख से टूटकर उसके गाल पर फिसलता बेमौल हो गया था। वो आहिस्ता से उठता कमरे से बाहर निकल आया था। हट की सीढ़ियां अबूर करके उसे बाहर खड़ी जीप में डाला और खुद वापस लौटकर दरवाजे में ताला लगाता फ्रंट सीट पर आकर बैठा। अपने बराबर वाली सीट पर निगाह डाली, जहां अक्सर दुनिया व फहम से बेखबर बेहोश पड़ी थी। एक साथ फिजा के सुपुर्द कर वो अपनी गाड़ी एक नई मंजिल की जानिब घुमा चुका था, जहां सिर्फ राह पे कांटे ही कांटे उसके मुंतज़िर थे।